तो शुरू करें। तो पहला टॉपिक हमारे सामने यही है। पहले तो टाइटल क्या है, भू आकृतियां तथा उनका विकास, लैंडफॉर्म एंड देयर डेवलपमेंट या एवोल्यूशन आप कह ले। ठीक है, पहला टॉपिक है हमारा भू आकृतियां, यानी कि लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के धरातल के निर्माण में अपरदन के कारकों का बहुत बड़ा योगदान होता है। अपरदन के इन कारकों में नदियां, पवने, हिमानी लहरें आदि क्या करती हैं, आते हैं। The factors of erosion play a major role in a formation of the Earth's surface. These factors are erosion, including rivers, winds, glaciers, and waves. Then they break the rocks of the ground floor. They carry the sediments received from them, and despite elsewhere by the processes, many types of landforms are formed on the surface. We can divide all the landforms into shapes and made erosions, depletion. तो हमारे सिंपल सरल भाषा में अगर मैं ये इसको इग्नोर करते हुए बताऊं तो भू प्रपटी पर यानी कि हमारी क्रस्ट पर अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। कहीं पे मैदान है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे पठार है, प्लेटू है। ठीक है, यहाँ पे ज्योग्राफिकली इसकी क्या दे दी है, एक परिभाषा दे दी है, यानी कि भूतल की चट्टानों को तोड़ते हुए उससे प्राप्त अवसादों को लेकर चलते हुए अन्य कई निक्षेपित एंड एक्सेट्रा। तो आप चाहे बुक वाली लैंग्वेज में लिख लें, चाहे आप सिंपल सरल भाषा में लिख लें। कुल मिला के बात यह है कि ये कैसे बनते हैं। आपको समझ में आ गया लैंडफॉर्म्स क्या है। लैंडफॉर्म्स यानी कि हमारे अर्थ पर जो अलग अलग लैंड्स देखने के लिए मिलते हैं, कहीं पे मैदानी क्षेत्र है, कहीं पे पहाड़ी है, कहीं पे रेगिस्तानी है, उनकी बात कर रहे हैं। अब जो लोग लैंडफॉर्म की स्टडी करते हैं उनको क्या कहा जाता है, भू आकृति विज्ञान कहा जाता है। इंग्लिश में कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। क्या कहते हैं इसे? Geomorphology is the study of the history of the Earth's surface, in which is shaped the substance and process by which this surface is made are studied. तो भू आकृति विज्ञान भूतल के इतिहास के अध्ययन करने का क्या है, एक तरीका है जिससे आकृति, पदार्थ और प्रक्रिया जिनसे ये लैंड बना, भूतल बना, उसका अध्ययन किया जाता है। तो मतलब पहाड़ों का अध्ययन करना, मैदानी क्षेत्रों की हिस्ट्री के बारे में पढ़ना, ये जियोमॉर्फोलॉजी में आएगा। ठीक है, ओके। अब हम देखें तो पूरी दुनिया में कई टाइप के लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं। कई टाइप के लैंडफॉर्म्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, जैसे ज्वालामुखी, वॉल्केनो एक प्रकार है। ठीक है, कैनियन, कैनियन समझते हो ना, जो समुद्र है उसके अंदर जो गड्ढे बने होते हैं, जो एकदम वर्टिकल हो। ठीक है, इस तरीके के हो कैनियन। ठीक है, हाँ, पहाड़, हिल्स, माउंटेन, जो भी आप कह ले, मैदान, द्वीप, लेक, ठीक है, जलप्रपात, वाटरफॉल, घाटी, वैली, ये सब क्या है, लैंडफॉर्म्स है। और भी है कई टाइप। ठीक है, आगे आप देखेंगे। अगला टॉपिक है अपर्दित स्थल रूप। अपर्दित स्थल रूप, इरोडेड रूटल फॉर्म। ओके, यही है। हाँ, तो द फिगर फॉर्म बाय द रिवर्स आर द फिगर फॉर्म बाय द इरोशन, वी शेप, कैनियन, गॉर्ज, कैनियन, वाटरफॉल एंड इरोडेड फिशनरीज। तो नदियों द्वारा बनी भू आकृतियां जो भी होती है, जिन ऐसे लैंडफॉर्म जो नदियों की वजह से बने। ठीक है, जैसे वी आकार की घाटियां होती हैं, कुछ इस तरीके की वैलीज होंगी। ठीक है, हाँ, माउंटेन्स के बीच में रिवर्स से निकल रही होगी। गॉर्ज, बड़े बड़े गड्ढे होते हैं। ठीक है, उसमें आप देखेंगे तो काफी सारी बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई, लोग दिखेंगे आपको रहते हुए। ठीक है,
कैनियन, जलप्रपात और अर्धकार्तिक विसर्ग। नदी इस तरीके से फ्लो होती है, याद हो तो, इस तरीके से ही तो फ्लो होती है सांप की तरह, उसी की बात कर रहे हैं। निक्षेपित स्थलूप, निक्षेपण से बनी आकृतियां के अंतर्गत नदी वेदिकाएं गोखुर झील, गुम्फित नदी आदि हैं। ये कुछ प्रकार हैं: डेस्पाइट लैंडफॉर्म, रिवर वेदिक, गोखुर लेक, गुम्फित रिवर, फ्रॉम द अंडर फिगर ऑफ मेड एंड डेपोजिशन। बिल्कुल ये कुछ रहते हैं गोखुर। अब तो विकास के आधार पे नदियों को आप देखें तो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया: युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। यानी कि है? हाँ, नदी द्वारा निर्मित स्थलरूपों का विकास, डिफरेंट स्टेज ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट फॉर्म बाय द रिवर्स। तो युवावस्था में नदी पहाड़ी प्रदेशों में होती है कहीं ना कहीं, जो नॉर्थ से निकलती है। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं युवावस्था, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, यंग एज। ठीक है, हाँ। तो नदियों की यह अवस्था पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। ज्यादातर नदियां आपको यंग जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों में देखने के लिए मिलती है। इस अवस्था में नदियों की संख्या बहुत कम होती है। ये नदियां वी आकार की घाटियां बनाती हैं, जिनमें बाढ़ के ऑब्वियसली मैदान आ जाते हैं। ये नदियों में पानी की क्षमता सहने की कम कैपेसिटी होती है। संक्रिय बाढ़ मैदान मुख्य नदी के साथ साथ पाए जाते हैं। इसमें जल विभाजक अत्यधिक चौड़े होते हैं, जिसमें दलदल और झीलें होती है। These stage of rivers is found in mountain areas, and the numbers of rivers this stage is very less. These rivers form V-shaped valleys in which is flood plains are absent, or a narrow flood plains are found along the main rivers. In this, the water divide is very wide, in which there are swamps and lakes. तो यंग एज समझ में आई। इस एज में नदियां पहाड़ी क्षेत्र में होंगी और वी आकार की क्या बनाएंगी, घाटियां बनाएंगी। देन इनकी आती है एक अडल्ट एज, यानी कि मैच्योर एज, प्रौढ़ अवस्था। नींद आ रही? तो नदियों की अवस्था मैदानी क्षेत्रों में आ जाती है। इस टाइम पे क्या आ जाती है, ये जैसे गंगा नदी यूपी बिहार से फ्लो कर रही है, तो वो इस एज में आ चुकी है। ठीक है, हाँ, प्रौढ़ अवस्था में। इस अवस्था में नदियों में जल की मात्रा अधिक होती है। आप देखें तो यहाँ पे नदियां बहुत बड़ी होंगी, उनमें पानी बहुत ज्यादा होगा, और बहुत सारी सहायक नदियां भी होंगी, बहुत सारी इसकी ट्रिब्यूटरी होंगी। ठीक है, नदियां वी आकार की होती हैं लेकिन गहरी होती है। ठीक है, वी आकार की घाटियां भी बनाएंगी लेकिन बहुत गहरी। इस अवस्था में नदी व्यापक होती है और विस्तृत होती है, इसलिए विस्तृत बाढ़ के बड़े बड़े मैदान बनाती है। मतलब बड़े बड़े आपको क्या दिखेंगे यहाँ पे, वी शेप and stage of river with the wide and hence with flood plains are found. बड़े बड़े बाढ़ के मैदान, मतलब अगर बाढ़ आ गई तो दूर दूर तक पानी पानी दिखेगा। इसमें घाटी के भीतर ही नदी विसर्ग बनती हुई बहती है। मतलब नदी विसर्ग क्या, नदी किस तरीके से फ्लो करती है, नदी इस तरीके का होता है ना, और सांप भी कुछ इसी तरीके से लहरता है, तो इसको इसीलिए ये नाम दे दिया है। अब बात करते हैं इसकी वृद्ध अवस्था की। इस स्टेज में आके ना ये अपना मतलब डेल्टा बनाएगी। क्या बनाएगी, डेल्टा। इस अवस्था में डेल्टा क्षेत्र में ये पाई जाएगी। डेल्टा प्रदेश आपको जैसे सुंदरबन डेल्टा है। छोटी सहायक नदियां कम होती हैं और ढाल धीरे धीरे मंद होते चले जाते हैं। नदियां का फ्लो कम होता चला जाता है। ठीक है, ढाल कम हो जाते हैं। नदियां स्वतंत्र रूप से विस्तृत बाढ़ के मैदानों में बहती है और नदी विसर्ग यानी कि
प्राकृतिक तटबंध, गोकुल झील आदि बनाती है। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही काफी।